आप लोगों को एंटरटेन कर रहे, उन्हें हंसा रहे, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, फिर भी आप जेल जा सकते हैं। आप अपनी मांगों के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे, आप पर दंगे भड़काने के आरोप लगाकर आपको जेल भेजा जा सकता है। आप पत्रकार हैं, आप सरकार से सवाल पूछ रहे और सच की पड़ताल कर रहे, आपको जेल जाना पड़ सकता है। और अगर आप सत्ता की गोद में बैठकर उसके लिए प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, आप उसके पॉलिटिकल एजेंडे के साथ नहीं हैं, आप उसके झूठ में शामिल नहीं हैं, तो आपराधिक षड्यंत्र से लेकर देशद्रोह तक आपको ऐसे किसी भी फर्जी मामले में लपेटा जा सकता है। आपका नाम डाला जा सकता है, आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। मैसेज बिल्कुल साफ है, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ हैं। और जो आप हमारे खिलाफ हैं तो हम आपसे निपटना अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या पत्रकारों पर बदले की भावना से कार्रवाई हो रही? ये मैं किसी मनगढ़ंत कहानी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा, ऐसा नहीं है। ये कहानी अब हकीकत है, हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। ये हकीकत भारतीय लोकतंत्र, न्यू इंडिया के लोकतंत्र की है। तो इस न्यू इंडिया के लोकतंत्र में आपका एक ट्वीट भी देशद्रोह माना जा सकता है। राजदीप सरदेसाई और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ ऐसा ही हुआ। यूपी के नोएडा में किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 6 पत्रकारों और संपादकों के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा ठोका गया। और ये सब नामी गिरामी पत्रकार हैं। राजदीप सरदेसाई के अलावा कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड के जफर आगा, मशहूर लेखिका, पत्रकार और स्तंभकार मृणाल पांडे, कारवां मैगजीन के संपादक और फाउंडर परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश। इस एफआईआर में कांग्रेसी सांसद शशि थरूर का भी नाम है, क्योंकि उसी ट्वीट को, जो राजदीप ने वो ट्वीट की थी, उस ट्वीट को उन्होंने भी रीट्वीट किया था, यानी आगे बढ़ाया था। आगे तफसील से बताऊंगा पूरा माजरा क्या है। इंदिरा गांधी की घोषित इमरजेंसी में लोकतंत्र सस्पेंड था, विपक्षी नेता जेल में थे, मीडिया के एक बड़े तबके ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए थे। कुछ निडर अखबार, मीडिया समूह सरकार से लोहा लेते रहे, उनकी आवाज दबाने की भरसक कोशिश हुई। चारों तरफ डर और खौफ का मंजर था। लेकिन आज तो इमरजेंसी नहीं, तो फिर आज न्यू इंडिया में वो डर और खौफ क्यों है? मुनव्वर फारूकी और मनदीप पुनिया जैसे टैलेंटेड युवाओं को आखिर जेल क्यों जाना पड़ा? फारूकी के खिलाफ पुलिस को भी सबूत नहीं मिला, फिर भी वो जेल में क्यों है? मनदीप पुनिया की गलती यह थी कि उसने गलत को गलत कह दिया। उसने सिंघू बॉर्डर पर पथराव करती भीड़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहचान लिया था। आंदोलन की कवरेज के लिए पत्रकारों पर मुकदमे क्यों ठोके जा रहे हैं? क्या सरकार बदले की भावना से काम कर रही? कुश्ती के अखाड़े का बड़ा नाम बजरंग पुनिया ने मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी पर हैरानी जताते हुए पूछा है कि क्या यह लोकतंत्र है या तानाशाही? इस न्यू इंडिया में जेल में वो नहीं है जो खुलेआम सड़क पर कहता घूमता है, गोली मारो सालों को। न्यू इंडिया में जेल में वो नहीं है जो शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों को अपशब्द बोलता है। जेल में वो है जो संविधान द्वारा दी गई प्रेस की आजादी में विश्वास करता है और अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करता है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या पत्रकारों के खिलाफ डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। पकड़ना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने लाल किले पर हिंसा की। वो दीप सिद्धू फेसबुक पर लाइव अपनी बातें कह रहा है, लेकिन उस तक सरकार नहीं पहुंच रही। उल्टा पत्रकारों को और किसानों को उस दिन की हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामले बनाए जा रहे हैं,
उन्हें जेल भेजा जा रहा। 25 साल के फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया की ये फोटो गौर से देखिएगा। एक पुलिस थाने से निकलता एक युवा, एक मुस्कुराता चेहरा, मुट्ठी भींची हुई, मानो कह रहा हो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। रातों रात इसे जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर पुलिस बताने को तैयार नहीं थी। दूसरे दिन रविवार था। मनदीप को कोर्ट में पेश करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये सब इतनी जल्दी किया गया कि मनदीप के पास उसे डिफेंड करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए एक वकील तक नहीं था। ये संडे की बात बता रहा हूं, रविवार की। मनदीप की ग्राउंड रिपोर्टिंग सत्ता में बैठे लोगों को रास नहीं आ रही थी। पिछले 2 महीने से वो सिंघू बॉर्डर से किसानों के आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहा था। उस दिन जब सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग हाथ में तिरंगा लेकर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन करने उमड़े, तो उन्होंने किसानों पर पत्थरबाजी की। पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त था, लेकिन पत्थरबाजों को पुलिस बस खड़े खड़े ताकती रही। आपने भी देखा होगा, कई न्यूज चैनल्स ने यह दिखाया, लाइव कवरेज। आपको याद होगा दिल्ली दंगों में भी दिल्ली पुलिस पर ऐसे ही आरोप लगे थे। खड़े थे, देख रहे थे पत्थरबाजों को पत्थर फेंकते हुए, उपद्रवियों को पत्थर फेंकते हुए। बस मनदीप की गलती यह थी कि उसने उस भीड़ में नारे लगाते और पत्थरबाजी करते कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पहचान लिया था। इनमें से कुछ की फोटो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी है। ये बात भी मनदीप ने बताई उनके ही फेसबुक अकाउंट को देखकर। खैर, एफआईआर में तो लिखा है कि मनदीप और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, मारपीट की, पुलिस को उसका काम नहीं करने दिया। बस पुलिस ने उसे उसके साथी धर्मेंद्र सिंह के साथ उठा लिया। उसके सगे संबंधी देर रात तक ढूंढते रहे, उनको कुछ नहीं बताया गया। दोस्तों ने ढूंढना शुरू किया, एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन। पुलिस ने देर रात धर्मेंद्र सिंह को तो छोड़ दिया, मगर संदीप को दूसरे दिन सीधा अदालत में पेश किया। पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र के पास तो प्रेस का आई कार्ड था, मगर मनदीप के पास नहीं था। जबकि उसके दोस्त बताते हैं कि असल बात तो यह है कि पुलिस ने टारगेट करके मनदीप को गिरफ्तार किया, क्योंकि उसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पोल खोली थी और किसान आंदोलन को लेकर वो सिंपैथेटिक रहा है। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है यहां पर कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जिस बॉर्डर पर सिंघू और टीकरी, और इधर गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी की ओर पश्चिम यूपी के किसान बैठे हैं। यूपी में भी बीजेपी सरकार है। दिल्ली चूंकि पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस सीधा गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करती है वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी हरियाणा से लेकर यूपी तक पुलिस एक ही पार्टी की सरकार के पास है, वही डंडा बजा रही। इसलिए राजदीप, शशि थरूर, कारवां मैगजीन के 3 संपादक, कौमी आवाज के संपादक जफर आगा और वरिष्ठ लेखिका मृणाल पांडे के खिलाफ नोएडा में एक एफआईआर कराई जाती है कि इन पत्रकारों ने 26 जनवरी को किसान रैली के रोज हिंसा को भड़काया। दरअसल हुआ यह था कि युवा किसान नवरीत सिंह अपने ही ट्रैक्टर से कुचलकर मरा। उसको लेकर तब राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया था। उस समय जब ये हादसे का पता लगा था, उस समय की बात हो रही। इस ट्वीट में राजदीप ने कहा था कि वो यानी नवरीत पुलिस की गोली का शिकार हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज दिखाया, जिसमें पता चला कि उसका ट्रैक्टर बेकाबू हो गया था, वो उलट गया और नवरीत की मौत उसी कारण हुई। पुलिस के उस खुलासे के बाद राजदीप ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था, मगर तब तक एफआईआर में और भी जिन बाकी लोगों के नाम हैं, उन्होंने भी राजदीप की ट्वीट रीट्वीट कर दी थी, आगे बढ़ा दी थी। वैसे ऐसे दिन या जब घटनाक्रम तेजी से होता है, घटना चक्र तेजी से बदलता है, तो 24/7 जो न्यूज चैनल है
वो पल पल की जानकारी देने का जो जिम्मा होता है रिपोर्टर पर, जो ग्राउंड पर होते हैं, उन पर एक भारी दबाव भी काम करता है। जैसी सूचना पल पल पता लगती है, खासतौर पर चश्मदीदों के हवाले से या स्पॉट पर मौजूद किसी छोटे या बड़े अधिकारी के गैर आधिकारिक बयानों के हवाले से, तो वो सूचना आगे बढ़ा दी जाती जो कि टीवी स्क्रीन पर आप और हम देखते हैं, और सोशल मीडिया पर भी वो डाल दी जाती है। कभी गलत सूचना भी फ्लैश हो जाती है। इस भागदौड़ में, इस जो बहुत तेजी से जो घटना चक्र बदलता रहता है, मैं इस पल की बात कर रहा हूं। पर यह जरूर है कि जैसे ही पता लगता है कि वो गलत खबर थी, विस्तार से सही जानकारी भी दे दी जाती है। इसमें मंशा गलत रिपोर्टिंग करना नहीं, बल्कि पहले खबर दिखाने की होड़ में ऐसी चूक जरूर होती है, जो चूक उस दिन राजदीप सरदेसाई से भी हुई होगी। शायद ऐसी संवेदनशील सूचना को और स्रोतों से भी कंफर्म करके फिर जानकारी सोशल मीडिया पर डाली जानी चाहिए थी, क्योंकि बड़े पत्रकारों की ऐसी सूचनाएं सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती हैं। लेकिन एफआईआर में लिखा गया कि यह जानबूझकर की गई, ये ट्वीट डाली गई ताकि हिंसा और बड़े पैमाने पर भड़के, दंगे भड़के। बल्कि एफआईआर में तो यहां तक आरोप लगाया गया है कि इन सब की सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ही लाल किले पर तिरंगे की जगह मजहबी झंडा फहराया गया। यानी लाल किले वाली घटना भी इनकी वजह से हुई, पत्रकारों की वजह से, इस ट्वीट की वजह से हुई। ये एफआईआर में लिखा गया और ये लिखा गया कि देश के खिलाफ यह बगावत का बिगुल था। यानी कि इन सबको मालूम था, ये इन्होंने पूरा वेल प्लान था, और ये पत्रकारों ने प्लान किया हुआ था कि कहां पे क्या होगा, लाल किले पर इस तरह से ये ड्रामा होगा, सब वेल प्लान था। ऐसा ये एफआईआर से तो यही लगता है। और ये सारे लोग सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते थे, समाज में शत्रुता फैलाना चाहते थे, ये सब एफआईआर में लिखा गया है। अर्पित मिश्रा नाम के एक जनाब है जिन्होंने ये नोएडा के सेक्टर 20 थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो इन लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र से लेकर आईटी एक्ट, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने से लेकर धर्म के नाम पर समाज को बांटने, सभी तरह की धाराएं लगा दी गई हैं। 10 कानूनों के तहत ये एफआईआर हुई है, जिसमें सेडिशन भी शामिल। मजेदार बात यह है कि इसी बेसिस पर भोपाल में भी इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, और गुड़गांव में भी एक एफआईआर दर्ज कर दी गई। समझ रहे हैं ना? यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा, तीनों बीजेपी शासित राज्य। दिलचस्प यह है कि ट्रैक्टर से किसान की मौत की घटना दिल्ली की है। यह डर और खौफ का मंजर अब ऑर्गेनिक हो चला है। एक बीजेपी शासित राज्य जो करता है, दूसरे बीजेपी राज्य भी उसकी देखा देखी, उसकी कॉपी करने लगते हैं, ताकि डर और खौफ चौतरफा हो। अब यहां पर याद रखिएगा, ये वो आवाजें भी हैं, राजदीप सरदेसाई हो या कारवां मैगजीन हो या नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज के संपादक हो, ये वो आवाजें भी हैं जो सरकार से सवाल पूछती रही हैं, जो सरकार की प्रेस विज्ञप्ति नहीं लिखती। अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और तमाम गोदी मीडिया के दूसरे पत्रकारों की तरह सरकार की प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं है। ये वो लोग नहीं जो न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बैठकर या कलम की स्याही से नफरत बांटते हैं। ये वो लोग भी नहीं जिनके लिए पुलवामा के शहीदों की शहादत बस टीआरपी का जरिया है, जो हमें चैट कांड से भी पता लगा, जो पीएमओ और सरकार के मंत्रियों से नजदीकी का दंभ भरते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनके खिलाफ सेडिशन की एफआईआर दर्ज हुई। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि जिस तरह से यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने सीनियर पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, ये पत्रकारों को डराने, उन्हें हैरेस करने की कोशिश है। ये फ्री मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ट्रैक्टर हादसे में मारे गए नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह ने
द वायर न्यूज वेबसाइट को बताया कि उनके पोते का जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि नवरीत की गोली लगने से मौत हुई। इस खबर को अब चूंकि दादा खुद बोल रहे हैं नवरीत के, जो लड़का मारा गया, इस खबर को द वायर न्यूज वेबसाइट ने छाप दिया और जो संपादक थे सिद्धार्थ वरदराजन, उन्होंने ट्वीट भी किया इस खबर के हवाले से। अब वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ यूपी के रामपुर में एफआईआर दर्ज हो गई है। वही सारे आरोप की पोस्ट के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, ये एक षड्यंत्र था, वही सब आरोप। सिद्धार्थ वरदराजन ने अपने बयान में कहा कि एफआईआर जरूर मेरे खिलाफ है, मगर राज्य सरकार की मंशा साफ है कि वो मरने वाले युवा किसान के परिवार को मैसेज देना चाहती है कि वो इस मामले में खामोश रहें। कई बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों पर कई मुकदमे चल रहे हैं क्योंकि सत्ता को उनकी रिपोर्टिंग पसंद नहीं आ रही। कोरोना की रिपोर्टिंग को लेकर भी पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए। कई दूसरे वरिष्ठ पत्रकार जैसे विनोद दुआ, उन पर भी इसी तरह से 2 मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या बदले की भावना से पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? क्या ये अजीब विडंबना नहीं है कि अर्नब गोस्वामी के एक मामले में, सुनवाई के मामले में, देश का सर्वोच्च न्यायालय अदालतों को निर्देश देता है कि वो आरोपी को बेल देने में ज्यादा विश्वास रखें, ना कि जेल भेजने में। ये वीके कृष्णा अय्यर का पुराना एक जजमेंट भी है, जिसको दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी वाले मामले में, जब उन पर वो मामला दर्ज हुआ था कि अबेटमेंट टू सुसाइड वाला, जिसके तहत वो 11 दिन जेल में भी रहे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट ऐसे कई चर्चित मामलों में बेल देने से साफ इनकार कर रहे हैं, जैसा कि मुनव्वर फारूकी मामले में भी हमने देखा। तो मेरा आज का सवाल, क्या पत्रकारों के खिलाफ डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।